श्रवण। अ, इस गोष्ठी में जो आदरणीय प्रोफेसर हरिशरण जी, आयुष कुमार को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अंत समय में हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और बहुत ही गूढ़ बातें हम लोगों को के सामने रखी। आनंद कुमार जी अपने चित्त परिचित तरीके से उन्होंने जो कोविड-19 को लेकर देश में के सामने जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं उन पर बहुत विस्तृत अपने विचार रखे। आनंद ने शुरुआत आनंद से करता हूं क्योंकि उन्होंने पहले अपने विचारों को रखा और जो उनका मेन फोकस था वो फोकस सामाजिक परिस्थितियों में हो रहे परिवर्तनों को के ऊपर उन्होंने विशेष जोर दिया और उससे फिर उसको आर्थिक उससे जोड़ते हुए उन्होंने समस्याओं के को लेकर उनके सामने रखा। अगर इसको हम जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को में कुछ चीजें उसकी निगेटिविटी तो बहुत है, इसके नकारात्मक पहलू बहुत हैं, मगर उसको हम अगर एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें कि हमने इससे बहुत से लेसन्स देखे और आगे आने वाले फ्यूचर में जो समय है उसमें हम बहुत ही मजबूत होकर सामने आ सकते हैं, जिसकी तरफ हरिशरण जी ने भी इंगित किया और फिर बाद में आयुष कुमार जी ने भी इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया। भारत के लिए जो जैसा मजदूरों को लेकर जो चिंता व्यक्त की खासतौर से आनंद ने, उसमें भारत में बहुत दिनों से ये चिंताएं चल रही थी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर तो तब भी काफी कुछ एक अर्थव्यवस्था का एक एक तय रास्ते पर चल रहा था, मगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम कैसे मजबूत करें, कैसे उसको काम पर लगाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा तबका है और अगर इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम प्रॉपर चैनल नहीं दे सकते हैं तो ये हमारे लिए समस्या खड़ा कर सकता है और जो समस्या खड़ी होती हुई हमारे सामने आ रही है। तो इस ओर अब सरकार का ध्यान गया है और जो पिछले 2-3 दिनों से आर्थिक जो हमारे सामने हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जो प्रस्ताव दे रही हैं उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर विशेष तौर पर उनका जोर दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कर पाते हैं और चूंकि यंग इंडिया है, नौजवानों का भारत है इस समय और इन नौजवानों के भारत में अगर हम नौजवानों को एक सही डायरेक्शन नहीं दे पाए तो आगे आने वाले समय में ये हमारे लिए समस्या खड़ी करेगा और जरूर करेगा। दूसरा जो और इसके लिए सरकार ने आर्थिक के साथ साथ जो मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि लोकल प्रोडक्ट्स को हम मजबूत करेंगे और अगर लोकल प्रोडक्ट्स को, जो कि गांधी जी के विचार थे कि गांव को हम मजबूत करें और वहाँ की आवश्यकताओं की पूर्ति वहीं गांव के में उपलब्ध संसाधनों से करें, ये उस तरफ हम लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आनंद ने दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है स्वास्थ्य को लेकर कि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो चरमराती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर हमारी तो दिखाई दे रही है, मगर जो बड़ी ताकतें हैं, जो बहुत विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ की भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराती हुई दिखाई दे रही हैं। विशेषकर अमेरिका, जिसको कि हम कहते थे कि वहाँ की बेस्ट व्यवस्था है, तो इससे अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं है। वहाँ पर इस महामारी को लेकर जिस तरीके से शुरू में नजरअंदाज किया गया और फिर जब वो बढ़ते केसेस आए तो उनकी पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई। वेंटिलेटर्स नहीं थे उनके पास। जब तक वेंटिलेटर्स पहुंचे, जो दूसरी समस्या उनके सामने आई वो आई कि वेंटिलेटर्स तो पहुंच गए, मगर जो क्रिटिकल इल वाले पेशेंट्स थे, जो गंभीर रूप से बीमार थे, जो वेंटिलेटर्स पे थे, उनके पास उनकी किडनी फेल होने लग गई और फिर डायलिसिस यूनिट्स नहीं थे उनके पास। तो ज्यादातर मौतें जो हुई वहां पर वो डायलिसिस न मिलने के कारण।
इन दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए एक नया जो 80s में एक नया सिलसिला शुरू हुआ था, जब कंपनीज इंडस्ट्रीज बंद होती हुई दिखाई दी, खासतौर से डिफेंस इंडस्ट्रीज बंद होती हुई दिखाई दी, तब कन्वर्जन ऑफ इंडस्ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट आया था, वो कॉन्सेप्ट हमको फिर से डेवलप होता हुआ दिखाई दिया जब कार बनाने वाली कंपनीज वेंटिलेटर्स बनाने लग गई और डायलिसिस के यूनिट्स बनाने लग गई। तो ये कन्वर्जन ऑफ इंडस्ट्रीज का भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर विकसित होता हुआ दिखाई दिया, और जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन हमारी तरफ दिखाई देगा। इसके बाद मोदी जी की विदेश नीति के बारे में भी बातचीत हुई कि मोदी अगर की जो फॉरेन पॉलिसी है अगर वो सफल होती हुई दिखाई देगी, और जिसमें मोदी के प्रयास अभी से दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने पिछले 2 दिन पहले बिल गेट्स से बात की, उन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर से बात की। ये दोनों ऐसे लोग हैं जो कि वैक्सीन बनाने के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुके हैं। बिल गेट्स जितनी भी वैक्सीन अमेरिका में डेवलप की जा रही है उनको फंड दे रहा है, और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है और बहुत एडवांस स्टेज पे है, जैसे ही पेटेंट मिल जाएगा उसको वो मार्केट में उतारेंगे। तो और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही इंडियन ड्रग्स कंपनीज का जो रेमडेसिवियर दवा जो कि बहुत सक्सेसफुली यूज हुई अमेरिका में, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पर भी एग्रीमेंट हुआ और 3 भारतीय कंपनियां उसको बनाने जा रही हैं, और वो इतना प्रोडक्शन करेंगी कि सिर्फ भारत की ही जरूरत को पूरा नहीं करेंगी बल्कि विश्व की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा कर सकेंगी। और इसमें एक ड्रग डिप्लोमेसी भी दिखाई दी कि मेडिसिन की डिप्लोमेसी थी कि भारत ने जब विश्व को मलेरिया से लड़ने वाली दवाओं की आवश्यकता हुई, जब ट्रम्प ने ये डिक्लेयर किया कि मलेरिया की दवा फायदा करेगी, तो भारत से उन्होंने मांगा और फिर भारत ने न केवल अमेरिका को प्रोवाइड किया बल्कि जितनी भी कंट्रीज ने इंडिया के साथ डिमांड किया उसको उन्होंने दिया। तो भारत के संबंध, खासतौर से जो विदेश नीति है वो सक्सेसफुल होती हुई हमको दिखाई देगी। जहां तक सामाजिक रिवर्स माइग्रेशन की भी बात की, वो रिवर्स माइग्रेशन चाहे फोर्सफुली हो रहा है, मगर ये रिवर्स माइग्रेशन गांवों की स्थिति में परिवर्तन लाएगा। और गांव और जो शहरों के ऊपर जो दबाव था, वो शायद वो दबाव हमको कम होता हुआ दिखाई देगा, जिससे कि हमें जो विकास के साथ को लेकर जो समस्याएं थी और समाज को संचालित करने की जो समस्याएं थी, उनसे हमको फायदा मिलेगा। सामाजिक रूप से हमारी आदतें भी बदली हैं। आनंद ने कहा खाने पर पीने को लेकर और पढ़ाई और सबको लेकर आदतें बदली हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर कि मोदी ने प्रारंभ से जोर दिया कि सफाई बहुत जरूरी है, और टॉयलेट्स की बात की, लोगों ने उनका मजाक बनाया कि वो सिर्फ टॉयलेट्स बना रहे हैं। वो टॉयलेट्स आज कितने महत्वपूर्ण हैं हम सबके लिए, ये हमको समझ में आना चाहिए। क्योंकि न्यूयॉर्क में एक स्टडी की गई और ये पाया गया कि जो ह्यूमन वेस्ट है, उस ह्यूमन वेस्ट में भी इसके वायरस बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में टॉयलेट्स के बन जाने से इस वायरस को फैलने में भारत को मदद मिलेगी। हमारी आदतें बदली, हम सफाई के प्रति हमारी जो सोच थी वो बदली। हम हाथ धोने लग गए, हम किसी भी चीज को छूने के बाद उसको बड़ी सतर्कता के साथ देख रहे हैं। रिलेशनशिप्स बदले। आज अगर हमारे घर में कोई आता है तो हम उसको बड़ी शक की निगाहों से देखते हैं। ये एक बहुत ही चिंता, जो पर्सनल रिलेशनशिप्स थी उसमें भी परिवर्तन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि बड़े टफ टाइम से हम गुजर रहे हैं, और भविष्य में क्या होगा इसको सोच पाना बहुत ही
मुश्किल है। प्रोफेसर हरिशरण जी, जो हमेशा से बहुत ही सधे शब्दों में अपनी बातों को रखते आए हैं, हम लोगों ने इनसे बहुत सीखा है और आगे भी उनसे सीखते रहेंगे। उन्होंने भी बहुत ही जो खासतौर से जो स्ट्रेटेजिक सिनेरियो के बारे में एक बात की, उनका जो फोकस था वो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेकर था। उसमें भी उन्होंने बहुत ही बातों को अब दृढ़ता के साथ रखा। जो उन्होंने बड़ी गूढ़ बात की कि वो ये थे कि नेशंस के बीच में कोऑपरेशन इंक्रीज किया, राष्ट्रों के मध्य सहयोग बढ़ा है, और ये पहली बार दिखाई दे रहा है कि विश्व की सारी, चाहे छोटी शक्तियां हों चाहे बड़ी शक्तियां हों, सारे देश एक ही समस्या से जूझ रहे हैं और उस समस्या से बाहर निकलने के रास्ते में वो एक साथ सहयोग कर रहे हैं। तो एक ही कोऑपरेटिव अप्रोच यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम इसको सामने ला सकते हैं, जिसको कि उन्होंने बहुत दृढ़ता के साथ हमारे सामने रखा कि चाइना का जो पीसफुल राइज हुआ आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, उसके सामने जब सोवियत संघ का कोलैप्स हुआ तो समस्याएं ये थी उसके सामने कि वो कैसे कम्युनिज्म को एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में लंबे समय तक चला पाए। ये उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती का सामना करने के लिए उसने आर्थिक और मिलिट्री इन दो रास्तों को चुना। उसने वो धीरे उसने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी थी उसको स्ट्रेंथन किया और सारे बाजार में अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू किया। वो हमारे घरों के अंदर तक पहुंच गया। हमारे रिलीजन को लेकर जो भी हम 30 त्योहार बनाते हैं, उन त्योहारों में उसकी प्रेजेंस हमको दिखाई देने लग गई। तो धीरे धीरे हम चाइनीज गुड्स के आदी होते चले गए और जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो कंज्यूमर बिहेवियर भी उसने चेंज किया। अगर आप देखें कि 80 के दशक के पहले अगर हमारे परिवार में कोई चीज खरीद ली जाती थी तो वो कई दशकों तक हम उसको इस्तेमाल करते। आप अपने घरों में भी तमाम ऐसी वस्तुओं को देखेंगे जो 10 साल 20 साल से चली आ रही हैं और उसको हम बदलने की इच्छा नहीं रखते। मगर यूज एंड थ्रो का जो कंज्यूमर बिहेवियर उसने पैदा किया, वो उससे उसके जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथ मिली। अब सारे देश ये रियलाइज कर रहे हैं कि हमको इससे निकलकर बाहर आना पड़ेगा और इससे बाहर निकलने के लिए इन सारे राष्ट्रों, खासतौर से बड़ी शक्तियों की ये कोशिश है कि चाइना को किसी तरीके से क्वारंटाइन कर एक कोने में डाल दिया जाए और नए मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज को विकसित किया जाए। हरिशरण जी ने इसमें साउथ ईस्ट एशिया को बहुत ही रखा कि साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सी कंपनीज जा रही हैं। हिंदुस्तान भी इसमें बातचीत कर रहा है और हमारी जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो 300 इंडस्ट्रीज से के साथ बातचीत उसकी चल रही है कि वो किसी तरीके से उनको वहां पर इंडिया में लाने का प्रयास कर सके। और ये भी डिक्लेयर कर दिया सरकार ने कि तीन महीने के अंदर जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, अगर जो कंपनी आना चाहती है वो 3 महीने के अंदर उसकी फॉर्मेलिटीज को दूर कर दिया जाएगा। तो ये एक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को अगर सही तरीके से हम इसको पकड़ लेते हैं तो भारत एक बड़ी ताकत के रूप में सामने उभर सकता है, खासतौर से इकोनॉमिक एरिया में। हर्ष जी ने जो बातें कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर से जिन बातों को मैंने सोचा था उन सारी बातों को उन्होंने सामने रख दिया। उनका ये मानना बिल्कुल सही है
कि धीरे धीरे इस पर हर्ष जी के साथ साथ हरिशरण जी का भी जोर था कि सुपर पावर, जो सोल सुपर पावर थी, उसकी डिक्लाइन, जो डिक्लाइन ग्लोबलाइजेशन से स्टार्ट हुआ, जब यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ, वहां से जो डिक्लाइन अमेरिकन पावर का हुआ कि अमेरिका को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था, और उस सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए उसको इराक में जाना पड़ा, उसको अफगानिस्तान में जाना पड़ा, वो नॉर्थ कोरिया को लेकर वो सीरियस हुआ, और उसने मिडिल ईस्ट के समस्याओं को लेकर वो उसने वहां पर हस्तक्षेप किए। मगर धीरे धीरे अमेरिकन डिक्लाइन हमको दिखाई दिया, क्योंकि छोटी ताकत नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इंडिया के ऊपर उसने दबाव डालने शुरू किया कि आपको रशिया से आर्म्स नहीं खरीदे, खासतौर से S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम खरीद रहे थे, उसके लिए उसने मना किया, मगर इंडिया ने उसको खरीदा। तो इस डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर्स के कारण धीरे धीरे हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अलाइनमेंट्स होंगे, रीअलाइनमेंट्स होंगे, गुड्स बनेंगे, कुछ कैसे होंगे इसके बारे में अंदाज लगाना मुश्किल होगा। मगर एक बात लगभग तय है, जो कि भारत के लिए बहुत हितकर है, कि चाइना के प्रति लोगों का रुख अब सख्त है, और चाइना के तरफ रुख सख्त होने से इसका एडवांटेज इंडिया को मिलेगा, क्योंकि अगर हमको क्वारंटाइन करना है चाइना को अपने उसके क्षेत्र में, तो बिना इंडिया की मदद से ये नहीं हो सकता। तो विश्व की जो ताकतें हैं, उनकी ये कोशिश होगी कि इंडिया में चूंकि लेबर है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इस पिछले कुछ सालों में हुआ है, इंडिया में टेक्नोलॉजी का अगर इन्फ्यूजन किया जाए, इंडिया को टेक्नोलॉजीज दी जाए, तो हम बड़े सस्ते दामों पर चाइना से बेहतर गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमको देखना होगा कि किस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो रहा है, और इस बदलते हुए बैलेंस ऑफ पावर में इंडिया का रोल आगे आने वाले समय पर क्या होगा। हर्ष जी ने एक और बहुत सीरियस बात कही कि यूरोपियन यूनियन का ट्रस्ट टुवर्ड्स अमेरिका घट रहा है, और ये प्रक्रिया आज से नहीं है, ये प्रक्रिया यूरोपियन यूनियन के बनने के साथ ही प्रारंभ हो गई थी, और इसीलिए जब यूरो आया तो अमेरिकन बहुत चिंतित थे और लगातार ये कोशिश करते रहे कि यूरो किसी तरीके से ना आ पाए। मगर जो यूरोपियन ताकतें थी, उन यूरोपियन ताकतों ने यूरो को सामने यूरो को लेकर आए, और यूरो धीरे धीरे स्ट्रेंथन होने लगा। अमेरिका को ये डर था कि अगर यूरो स्ट्रेंथन हुआ तो वर्ल्ड ट्रेड, जो कि अभी डॉलर्स के टर्म में होता है, वो यूरो के टर्म में होने लगेगा। इसीलिए हमेशा से उसकी कोशिश रही कि कैसे वो यूरोपियन यूनियन को ब्रेक कर सके, और ब्रेक्सिट जो आया, और ब्रिटेन ने जिस तरीके से अपने को यूरोपियन यूनियन से अलग करने का विचार रखा, उसमें काफी कुछ रोल अमेरिकन का है। तो अमेरिकन डिप्लोमेसी का फेल, अमेरिकन इकोनॉमी का फेल, उनका जो सिस्टम है उसका फेलियर सबके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में एक समस्या और विश्व के सामने है कि डिक्लाइन ऑफ लीडरशिप क्वालिटी वो दिखाई दे रही है पूरे विश्व में, और इसीलिए जो जिसकी तरफ हर्ष जी ने कहा कि बहुत सी मिडिल पावर्स जिसके की लीडरशिप बहुत अच्छी इमर्ज करके आ रही है, जिसमें भारत एक है, वो इसको उन देशों के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इमर्ज करके एक मेजर पावर या एक बड़ी शक्ति बन सकते हैं। तो हमको इस क्राइसिस में से निपटने के लिए, ये इसमें से निपटने के लिए एक ही तरीका है, या तो दवा निकल आए या वैक्सीन निकल आए। इसके
मल्टीप्लाई होने की स्पीड को हम कम कर सकते हैं अपनी आदतों को बदलकर, 2 गज दूरी बनाते हुए, मुंह में मास्क पहनते हुए, हाथ धोते हुए, जो बार बार हमको रोज कहा जाता है। टेलीफोन भी जब हम मिलाते हैं तो पहले उसी को दोहराया जाता है। तो इस सारी चीजों को अगर करते हुए हमारी इकोनॉमी ओपन अप होती है और हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो ये जो यंग इंडिया है इसके सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और जिस तरीके से ना ग्लोबलाइजेशन में हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को सर्विस इकोनॉमी में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर दिया था, उसी तरह से हम अपनी जो सर्विस इकोनॉमी है उसको वापस मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी पर ले जाकर इस यंग जनरेशन को एक रास्ता दिखा सकते हैं और जिससे भारत एक बड़ी ताकत के रूप में इमर्ज कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात वाणी को विराम देता हूँ। आयोजकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है हमारे सामने, और सभी सहभागियों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर के ओजस्वी पूर्ण अभिभाषण से हम लोगों को बहुत ही लाभ मिला। और यहाँ पे